हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और ये इसका लेक्चर 1 रहेगा। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स की वेरियस डेफिनेशंस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आप चाहते हो कि मैं इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करूं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक्स की वेरियस डेफिनेशंस। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स इसको डिराइव किया गया है फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स जो कि हैं ओइकॉस, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, ओइकॉस का मतलब होता है हाउस होल्ड, एंड निमीनस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स आपको याद रखने हैं। सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड इट इज़ ओइकोनोमिया विच इज़ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, दैट इज़ ओइकोनोमिया, इट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इकोनॉमिक्स और इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट एंड इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। अब आज हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, लेकिन 19th सेंचुरी से पहले इस इकोनॉमिक्स का नाम जो था दैट वाज पॉलिटिकल इकोनॉमी। पहले 19th सेंचुरी से पहले इसको बोला करते थे पॉलिटिकल इकोनॉमी, लेकिन 19th सेंचुरी के बाद इसको नाम चेंज किया गया एज इकोनॉमिक्स बाय एल्फ्रेड मार्शल। तो एल्फ्रेड मार्शल जो कि एक न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, इसने पॉलिटिकल इकोनॉमी को नाम चेंज किया टू इकोनॉमिक्स। आज हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं बिकॉज ऑफ एल्फ्रेड मार्शल। तो ये क्या है, ही इज़ अ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ये भी आपको याद रखना है। और इकोनॉमिक्स ये है क्या? इट डील्स विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज है स्कार्स, हमारे पास रिसोर्सेज है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स है। लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स। इन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम इन अनलिमिटेड वांट्स को हम कैसे फुलफिल करेंगे, इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मतलब यही है कि आपके पास होगा स्कार्स रिसोर्सेज मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, और इन लिमिटेड रिसोर्सेज से आपको फुलफिल करना पड़ेगा हमारे अनलिमिटेड वांट्स। दैट ब्रांच इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो आई होप आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझ आई होगी। अब हम देखेंगे वेरियस डेफिनेशंस जो मैंने आपको सिलेबस में बताया है। फर्स्ट डेफिनेशन इट इज़ वेल्थ डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने एक डेफिनेशन दे दी जिसको हम बोलते हैं वेल्थ डेफिनेशन। तो ये आपको याद रखना है कि वेल्थ डेफिनेशन इट वाज गिवन बाय एडम स्मिथ इन 1776। और एडम स्मिथ को ही हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन जनरल एडम स्मिथ को हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसने एक बुक लिखी है दैट कॉल्ड वेल्थ ऑफ नेशंस। तो उसका पूरा नाम ये है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो आपको याद रखना है कि वेल्थ ऑफ नेशंस ये बुक लिखी है बाय एडम स्मिथ। पेपर में ये बुक आती है वेल्थ ऑफ नेशंस। दिस बुक इट वाज रिटन बाय एडम स्मिथ एंड एडम स्मिथ को हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एडम स्मिथ ने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स इट इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ वेल्थ है, जिसमें हम देखते हैं कि इकोनॉमी ऑफ ए नेशन डिपेंड्स ऑन वेल्थ। किसी भी नेशन की इकोनॉमी इट डिपेंड्स ऑन वेल्थ, लेकिन वो वेल्थ जनरेट कैसे होती है? थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमी का मतलब होता है वेल्थ, ये बताया है एडम स्मिथ ने, लेकिन ये वेल्थ कैसे आएगी? थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से हमारे पास आती है वेल्थ, जिस वेल्थ की वजह से हम इकोनॉमी ऑफ अ नेशन फिर डिफाइन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक्स इट इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। ये डेफिनेशन आपको एज इट इज़ याद रखनी है। और इस डेफिनेशन को हम बोलते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दे दी उसको हम बोलते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट इज़ सिंपली इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। तो आई होप आपको एडम स्मिथ की डेफिनेशन समझ आई होगी कि इसने पूरा फोकस वेल्थ पे किया है। और वेल्थ के बाद एक और डेफिनेशन आई जिसको हम बोलते हैं वेलफेयर डेफिनेशन, जो कि 1890 में दिया गया बाय एल्फ्रेड मार्शल। तो एल्फ्रेड मार्शल जो कि एक न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, इसने वेलफेयर डेफिनेशन दे दी। इसने क्या बताया? इसने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये बुक लिखी है बाय एल्फ्रेड मार्शल इन 1890, और इसी में इसने डिफाइन किया है वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। So according to Alfred Marshall,
इकोनॉमिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन, इसने सिंपल वर्ड्स में बोला कि इकोनॉमिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो इकोनॉमिक्स इट इज़ सिंपली स्टडी ऑफ मैन। अगर हम देखेंगे कि ये कोई पर्सन है कि ये पर्सन इनकम जनरेट कैसे करता है और उसको ये कैसे इन्वेस्ट करता है, दिस इज़ इकोनॉमिक्स। तो यूजुअली ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक साइड पे ये स्टडी ऑफ वेल्थ भी कर रहा है यहाँ पे, और दूसरे एंगल पे हम स्टडी ऑफ वेल बीइंग भी पढ़ते हैं। तो एडम स्मिथ क्या बोलते हैं इसको, अल्फ्रेड मार्शल, इसने एक एंगल से स्टडी ऑफ वेल्थ भी किया है और दूसरे एंगल से इसने स्टडी ऑफ वेल बीइंग भी किया है, जिसको हम बोलते हैं वेलफेयर। क्योंकि इसने बताया यहाँ पे कि अगर कोई पर्सन है, ये पर्सन इनकम कैसे जनरेट करता है, कैसे ये कमाता है और इसको ये कैसे फिर इन्वेस्ट करता है, दैट इज़ इकोनॉमिक्स, दैट्स कॉल्ड वेलफेयर डेफिनेशन। आई होप आपको ये भी समझ आई होगी। और इसी अल्फ्रेड मार्शल को ही हम बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको अभी समझाया कि एडम स्मिथ को हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे यहाँ पे फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम बोलते हैं अल्फ्रेड मार्शल को। सो अल्फ्रेड मार्शल ही इज़ नोन एज फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एंड इसने बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे सप्लाई, डिमांड सप्लाई इसने बताया, मार्जिनल यूटिलिटी इसके बारे में इसने बताया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दिए हैं इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसीलिए हम बोलते हैं इसको फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसको बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है इन दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम देखेंगे इसके बाद एक और डेफिनेशन जिसको हम बोलते हैं स्कार्सिटी डेफिनेशन। एंड ये जो डेफिनेशन है ये मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन यही है, आजकल यही डेफिनेशन हम सब मानते हैं, दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये स्कार्सिटी डेफिनेशन इट वाज गिवन बाय लियोनल रॉबिन्स। तो लियोनल रॉबिन्स ने ये डेफिनेशन दे दी इन 1932। तो इसमें आपको पहले यही याद रखना है कि स्कार्सिटी डेफिनेशन इट वाज गिवन बाय लियोनल रॉबिन्स। अब इसने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस इन 1932 में इसने ये बुक लिखी है। अब इसने क्या बताया कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, वांट्स एंड स्कार्स रिसोर्सेज दैट हैव एन अल्टरनेट यूजेस। इसने यही बताया कि हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं, हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं और अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज। तो दो चीज़ें इसमें आती हैं, एक अनलिमिटेड वांट्स, दूसरा आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। इन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम यूज़ कैसे करेंगे ताकि हमारी अनलिमिटेड वांट्स फुलफिल हो जाए, हमारे पास अल्टरनेटिव वेज़ हैं, हम अल्टरनेटिव वेज़ का यूज़ कर सकते हैं और इन रिसोर्सेज को हम बचा सकते हैं। तो इसीलिए हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को हम फुलफिल कर सकते हैं बाय यूजिंग एन अल्टरनेटिव यूजेस। तो इसने यहाँ पे यही बताया है कि जो ये स्कार्स रिसोर्स होते हैं इनके होते हैं अल्टरनेटिव यूजेस। तो अगर सपोज पेट्रोल की कमी है तो पेट्रोल की जगह हम वी कैन यूज़ साइकिल इन ऑर्डर टू सेव दिस पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल इट इज़ अ स्कार्स रिसोर्स, क्योंकि ये लिमिटेड रिसोर्स हैं। तो पेट्रोल बचाने के लिए अगर हमारे पास कुछ छोटा सफ़र होगा वी कैन यूज़ सपोज साइकिल्स, तो वहाँ पे हम साइकिल्स यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब जो ये पेट्रोल रिसोर्स था इसको हमने एक अल्टरनेटिव यूज़ दिया बाय यूजिंग साइकिल्स। यही है दिस डेफिनेशन दैट्स कॉल्ड स्कार्सिटी डेफिनेशन। सो इकोनॉमिक्स इट इज़ अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, जिनको हम बोलते हैं वांट्स, एंड स्कार्स रिसोर्सेज दैट हैव एन अल्टरनेटिव यूजेस, क्योंकि रिसोर्सेज के हैं अल्टरनेटिव यूजेस। और इसके फीचर्स यही हैं, इसने यहाँ पे यही बताया कि वांट्स ऑफ ह्यूमन दे आर अनलिमिटेड, और जो अल्टरनेटिव यूज़ हैं स्कार्स रिसोर्सेज का, तो हम अल्टरनेटिव यूज़ लगा सकते हैं ऑफ दीज स्कार्स रिसोर्सेज। और इसने बताया अगर हम इसको और इंटरप्रेट करें, इकोनॉमिक्स इट इज़ अ साइंस ऑफ लॉजिक, इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ लॉजिक है, या इकोनॉमिक्स इट इज़ अ साइंस ऑफ मेकिंग चॉइस। ये है डेफिनेशन ऑफ दिस लियोनल रॉबिन्स। तो ये डेफिनेशन आपको पेपर में आ सकती है कि इकोनॉमिक्स इट इज़ अ साइंस ऑफ लॉजिक, ये बताया है बाय लियोनल रॉबिन्स ने इस डेफिनेशन को बताया, क्योंकि यहाँ पे हम लॉजिक इस्तेमाल करते हैं कि कौन सा चीज़ हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और उसका अल्टरनेटिव क्या है, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स इसके बाद फिर एक और डेफिनेशन आई दैट्स कॉल्ड ग्रोथ डेफिनेशन बाय पॉल सैमुअल्सन। तो पॉल सैमुअल्सन ने एक और डेफिनेशन दे दी जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ डेफिनेशन इन 1948। और इसने इसमें क्या बताया,
इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट यूज ऑफ मनी। तो इकोनॉमिक्स में हम यही देखते हैं कि लोग या सोसाइटी ये चूज़ कैसे करते हैं विद और विदाउट मनी, ताकि जो हमारे पास सिकारस रिसोर्स हैं इनको हम अल्टरनेटिव यूज़ पे लगाए। सोसाइटी, पीपल और सोसाइटी मनी या मनी के बगैर ये कैसे इन रिसोर्स को अप्लाई करेंगे जिनके पास आपको अल्टरनेटिव यूजेस हैं, और इनसे हम फिर वेरियस कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं ओवर टाइम। जो मेरे पास स्कारस रिसोर्स हैं इनको हम अल्टरनेटिव यूज़ पे लगाए और टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज़ ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजप्शन नाउ, और हम इनको अभी यूज़ करें जो आपने कमोडिटीज़ बनाए, और इन फ्यूचर में भी हम उनका यूज़ करें अमंग वेरियस पर्सनस एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। तो ये है डेफिनेशन ऑफ दिस पॉल सैमुअलसन। तो यहाँ पे आप इसको देखना अच्छे से, यहाँ पे मैंने इसको पूरा लिखा है। और अगर हम देखेंगे तो दिस डेफिनेशन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेलफेयर, तो इसमें वेलफेयर भी टर्म यूज़ हो गई, और क्योंकि पीपल और सोसाइटी के लिए ये डेफिनेशन काम कर रही है, और सिकारसिटी क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास सिकारस हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनको हमें यूज़ करना है एज अल्टरनेटिव, ताकि हम वहाँ पे फिर गुड्स प्रोड्यूस करें जिनको हम यूज़ अभी भी करें और फ्यूचर में करें। तो इसकी एक बुक है जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, ये इसकी बुक है रिटन बाय हिम। और इन शॉर्ट हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स इट इज़ अ साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि इकोनॉमिक्स इट इज़ अ साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस वाज गिवन बाय पॉल सैमुअलसन। तो पॉल सैमुअलसन ने ग्रोथ डेफिनेशन दे दी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आई होप आपको ये तीनों डेफिनेशन समझ आए होंगे। पहले एडम स्मिथ ने बताया था दैट्स कॉल्ड वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ की। उसके बाद एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है वेलफेयर डेफिनेशन, मार्शल ने दिया है वेलफेयर डेफिनेशन, और लियोनल रॉबिन्स ने दिया है दैट्स कॉल्ड स्कारसिटी डेफिनेशन, और जो पॉल सैमुअलसन है इसने दिया है ग्रोथ डेफिनेशन। तो ये चारों डेफिनेशन आपको याद रखने हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा ये। अब हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस आते हैं, एक ब्रांच को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे ब्रांच को हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये दोनों माइक्रो एंड मैक्रो ये टर्म्स कॉइन किए थे बाय नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट जिसका नाम है रागनार फ्रेसिच। तो रागनार फ्रेसिच ने कॉइन किया माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पेपर में ये भी आता है कि ये टर्म्स किसने कॉइन किए, आंसर विल बी रागनार फ्रेसिच इन। और इसको फिर 1933 में इसने इनको कॉइन किया, और 1969 में जब इकोनॉमिक्स में पहली बार नोबेल प्राइज़ दिया गया तब जाके ये रागनार फ्रेसिच को दिया गया है, और एक पर्सन को दिया गया है, वो मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स में। 1969 में जब इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया तो पहले वो दिया गया रागनार फ्रेसिच, और इसके साथ एक और था, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसका मतलब 1969 में इसको मिला है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, और इसने ये दोनों टर्म्स कॉइन की है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम देखेंगे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स ये हैं क्या। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस। तो पेपर में कभी कभी ये भी आता है कि थ्योरी ऑफ प्राइस हम किसको बोलते हैं, आंसर विल बी माइक्रो इकोनॉमिक्स। और फैक्टर प्राइसिंग या प्रोडक्टिव थ्योरी ये कुछ नाम्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो आपको सारे याद रखने हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट नाम्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं और ये आपको नेसेसरली याद करने हैं। माइक्रो देखो ये वर्ड ही है माइक्रो, माइक्रो मीनस स्मॉल। तो इकोनॉमिक्स अगर हम पढ़े किसी इंडिविजुअल लेवल पे या ग्रुप में पढ़े या हाउस होल्ड पे या किसी फर्म पे हम इसको अप्लाई करेंगे, दैट्स कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का यही मतलब होता है कि हम स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स करें एट इंडिविजुअल लेवल या किसी ग्रुप का या हाउस होल्ड या फर्म का, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या कंसेप्ट आते हैं, पेपर में ये आपको आ सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट आते हैं लाइक डिमांड सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम, ऐसे ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि कवर होते हैं इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपको सारे कंसेप्ट्स याद रखने हैं क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कंसेप्ट आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर।
सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ सिंपली इकोनॉमिक्स पढ़ना किसी इंडिविजुअल लेवल पे, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसके बाद आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो मतलब बड़ा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ इनकम। पेपर में ये आया है क्वेश्चन। तो सो थ्योरी ऑफ इनकम या एम्प्लॉयमेंट हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को। और कभी कभी इसका दूसरा नाम है दैट्स कॉल्ड एग्रीगेट आउटकम। सो एग्रीगेट आउटकम या थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को। इसका मतलब होता है कि नेशनल इकोनॉमी एज अ होल पढ़ना, पूरे कंट्री या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को पढ़ना, उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स पढ़ना, इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सपोज इन्फ्लेशन पढ़ना, जीडीपी पढ़ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ना, इफेक्ट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ना, इंटरेस्ट रेट्स पढ़ना, ये कुछ कंसेप्ट आते हैं इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे ही फिस्कल पॉलिसी ये भी आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, फिस्कल पॉलिसी, तो ये भी आप याद रखना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो कंसेप्ट्स आते हैं मैंने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जीडीपी है। तो आपको याद रखना है जीडीपी या इन्फ्लेशन ये कवर होते हैं इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे कंट्री या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। और जेएम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स को हम बोलते हैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दिस इज अ स्टैटिक फैक्ट कि जेएम कीन्स को हम बोलते हैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसकी एक फेमस बुक है जो आपको ज़रूरी याद रखनी है, दैट्स कॉल्ड जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में इसने ये बुक लिखी थी। सो जेएम कीन्स की ये बुक आपको याद रखनी है, दैट इज जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। और जेएम कीन्स को ही हम बोलते हैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसके बाद आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि व्हाट इज दिस नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट इज सिंपली स्टडी ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट को पढ़ना, दैट कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सपोज व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, इन फैक्ट्स को पढ़ना कि अभी क्या है, क्या था, क्या होगा, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो फैक्ट्स के बारे में पढ़ना, फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में पढ़ना कि क्या है, क्या था और क्या रहेगा, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये होती है वेरीफिएबल, क्योंकि हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट इज़ वेरीफिएबल। अगर मैं सपोज बोलता हूँ कि आज इंडिया की जीडीपी सपोज इट इज़ 8%, सपोज, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो क्योंकि ये फैक्ट है, फैक्ट को हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो जिसको आप वेरीफाई करोगे तो समझना कि दिस इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में इट डील व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं और वो हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व्ड, और एक्चुअली वो सॉल्व कैसे हो गई, इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि इट इज़ वेरीफिएबल एंड इट इज़ बेस्ड ऑन रियल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोलूँ कि प्राइसेस हैव बीन राइजिंग इन इंडिया, दिस इज अ फैक्ट, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। सो जहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिंपली डील विद फैक्ट्स। ऐसे मैं बोलता हूँ कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है दैट इज 8%, अगेन ये फैक्ट है, तो इस फैक्ट को आप वेरीफाई कर सकते हो। ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो रियल वर्ल्ड के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हो, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो आई होप आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स समझ आई होगी। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट सिंपली डील विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, ये लाइन आपको याद रखनी है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बाद आती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट इज़ जस्ट रिवर्स, इट इज़ सिंपली आइडियाज़। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि आइडियाज़ या ओपिनियंस ऑफ इंडिविजुअल पढ़ना या इकोनॉमिस्ट पढ़ना अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सपोज मैं बोलूँगा कि इंडिया को फ्री एजुकेशन देना चाहिए गरीबों को, ये मेरा अपना पर्सनल आइडिया है या ओपिनियन है, तो हम इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब आपके आइडियाज़, आपके ओपिनियंस अबाउट सम प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इट टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी, कि ऐसा होना चाहिए। अगर मैं बताऊंगा कि हमें गरीबों को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, ये बात मेरा पर्सनल आइडिया है, तो हम इसको बोलेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है मैंने कि इंडिया शुड लोअर द पॉवर्टी, इंडिया को पॉवर्टी कम करनी चाहिए, दिस इज सिंपली ओपिनियन।
तो ये मेरा ओपिनियन है या दिस इज़ माई आइडिया। तो इस जहाँ पे हम आइडियाज़ पढ़ेंगे या ओपिनियंस पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है मैंने, फ्री एजुकेशन शुड बी गिवन टू पुअर पीपल। पुअर पीपल को हमें फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। दिस इज़ जस्ट एन आइडिया। सो आइडिया को हमने बोला अभी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ आए होंगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वेरीफिएबल होती हैं और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट इज़ नॉन वेरीफिएबल। ये आपको याद रखना है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद फैक्ट्स और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती हैं इट डील विद द आइडियाज़ एंड ओपिनियंस ऑफ इंडिविजुअल। जहाँ पे आप इसमें याद ये रखें, जहाँ पे जैसे ये वर्ड शुड पे यूज़ होगा दैट विल बी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम देखेंगे कुछ नोट यहाँ पे। प्लानड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये एक बुक है जो कि लिखा है बाय विसेसवारिया इन 1934। पेपर में ये बुक भी आती है कि प्लानड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये किसने लिखी है। आंसर विल बी सर एम विसेसवारिया इन 1934। इस बुक का नाम याद रखना। ऐसे ही 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये बहुत ही मशहूर प्रिंसिपल्स हैं जो कि दिए हैं बाय ग्रिगोरी मैनक्यू ने। तो ये आपको पहले याद रखना है कि 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दिए हैं। आंसर विल बी ग्रिगोरी मैनक्यू ने। अब इसने क्या बताया, मैंने यहाँ पे 2-3 लिखे हैं वो। फॉर एग्जाम्पल पीपल फेस ट्रेड ऑफ। सपोज मुझे कितना कमाना है, मुझे कितना खर्च करना है, मुझे कहाँ पे खर्च करना है, तो इसको बोलते हैं हम पीपल फेस ट्रेड ऑफ। क्योंकि हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, इसीलिए मुझे कौन चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कितना यूज़ करना है, इसको हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ। तो ये पहला प्रिंसिपल है। ऐसे ही कॉस्ट क्या है, अगर मेरे जेब से सपोज कुछ गया, कॉस्ट ऑफ समथिंग इज़ व्हाट यू गेव अप गेटिंग इट। सपोज मैं किसी पार्क में गया, मैंने वहाँ पे कोई टिकट ली तो मेरे जेब से कुछ पैसे गए, दैट इज़ कॉस्ट। तो इसको आप याद रखें। मेरे पास टिकट आई लेकिन जेब से मेरे रुपीज़ 24 गए इंक्लूडिंग GST। तो इसका मतलब कॉस्ट यही है कि मेरे जेब से क्या गया ताकि मैंने उस चीज़ को फिर ख़रीदा। ऐसे ही रैशनल पीपल थिंक, ये प्रिंसिपल आप देखना, पीपल फेस ट्रेड ऑफ, कॉस्ट ऑफ समथिंग इज़ व्हाट यू गेव अप गेटिंग इट। रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ऐसे ही पीपल रेस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स, और अगर मनी ज़्यादा होगी इट विल लीड टू इन्फ्लेशन, जो कि फिर RBI कंट्रोल करता है। सो ग्रोथ ऑफ मनी लीड्स टू इन्फ्लेशन। तो ये थे 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि दिए हैं बाय ग्रिगोरी मैनक्यू। तो ये आपको नाम याद रखना है और इन प्रिंसिपल्स को कम से कम गो थ्रू करना। अब ऐसे ही एक आता है एक विशियस सर्कल ऑफ पुअर्टी जो कि दिया है बाय रागनार नरक्सी ने। तो ये नाम आपको पहले याद रखना है कि रागनार नरक्सी ने दिया है विशियस सर्कल ऑफ पुअर्टी। अब ये क्या बताता है कि मैं आपको ऐसे समझाऊं कि गरीब गरीब ही रहेगा अगर वो पुअर पीपल जो होंगे वो पुअर ही रहेंगे अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देंगे। सपोज कोई बंदा गरीब है, अगर उसका बाप गरीब है तो सपोज समझाने के लिए उसका बेटा भी गरीब होगा अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देंगे। तो इसी को बोलते हैं हम विशियस सर्कल ऑफ पुअर्टी। यहाँ पे मैंने यही लिखा है, पुअर्टी इज सेल्फ परपिचुएटिंग बिकॉज पुअर नेशंस आर अनएबल टू सेव। क्योंकि पुअर्टी ये सेल्फ परपिचुएटिंग है क्योंकि जो गरीब नेशन होते हैं वो सेव नहीं कर पाते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि दो लेवल्स आते हैं, एक सप्लाई लेवल और दूसरा आता है डिमांड लेवल। मैं आपको समझाता हूँ सप्लाई लेवल पे। सपोज अगर लो इनकम होगी, लो इनकम से लो सेविंग होगी, लो सेविंग से होगी फिर लो कैपिटल फॉर्मेशन, फिर होगा लो प्रोडक्टिविटी, फिर होगा लो आउटपुट, फिर अगेन होगा लो इनकम। तो ये एक सर्कल बन गया, दैट कॉल्ड ए विशियस सर्कल। तो आपको यही याद रखना है कि विशियस सर्कल ऑफ पुअर्टी इट वाज गिवन बाय रागनार नरक्सी। इसने यही बताया कि पुअर्टी इज सेल्फ परपिचुएटिंग बिकॉज पुअर नेशंस आर अनएबल टू सेव। अब ये दो लेवल्स पे आता है, एक सप्लाई लेवल पे, एक डिमांड लेवल पे। सप्लाई लेवल पे मैंने आपको दिखाया ये कैसे होता है। फॉर एग्जांपल पहले लो इनकम होगा, फिर लो सेविंग, फिर लो कैपिटल, लो प्रोडक्टिविटी, लो आउटपुट, लो इनकम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हो कि मैं इसको पूरा कंप्लीट करूं, देन आपको मेरी चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।